साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहिस। साथियों, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में एक नया टॉपिक अपन आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मैं ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के एक रिसेंट जजमेंट को डिस्कस करूंगा। साथियों, इस केस में अक्यूज्ड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कन्विक्ट जरूर हुआ, पर अल्टीमेटली वो बरी हुआ ऑनरेबल हाई कोर्ट से। साथियों, कमी क्या रह जाती है कि हम लोग केस पर मेहनत करना नहीं चाहते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि सब कुछ वकीलों पर डिपेंड है और वकील साहब बरी करा देंगे, पर ऐसी बात नहीं है। आप फैक्ट्स देंगे, जो आपका एडवोकेट है उस पर लॉ अप्लाई करेगा और उसके बाद एक प्रॉपर इनपुट कोर्ट में जाएगा तो ही हम सक्सेस ले पाएंगे, अदरवाइज़ हम सक्सेस ही नहीं ले पाएंगे। क्योंकि आपको कई मुसीबतों से गुजरना होगा और कई पड़ाव करते हुए आपको जीत दर्ज करानी होगी। तो मैं जो कुछ भी आपको बताता हूँ वो कंसेप्चुअल पर्सपेक्टिव में होता है, और जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है कंसर्न अक्यूज के वो भी आपको मैं शेयर करता रहता हूँ, ताकि हम अपने केस को अच्छे से अच्छा इम्प्रोवाइज़ कर सकें। साथियों, जैसा कि मेरा एजेंडा है कि मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा साइटेशन का नाम, देन फैक्ट्स, देन कॉन्टेंशन, देन लीगल पोजीशन, और अगर ऐसी ही समस्या से हम गुजर रहे हैं तो हमें वहाँ पर करना क्या है। तो अपन क्लास को जो है शुरू कर रहे हैं। आप शांति से बैठ जाओ भाई, इधर उधर नहीं जाना, ठीक है जी। और एक कॉपी और एक पेन लेके बैठना है अपने को, और वाहिगुरु का नाम लो, सब बढ़िया होगा। अपने को घबराना नहीं है, क्योंकि अधिकांश मामलों में मैं जानता हूँ कि गलत ट्रैप होते हैं या गलत इन्वेस्टिगेशंस होती हैं और अक्यूज को जो है वो फेस करना होता है। तो आज किसी ने करप्शन किया या नहीं किया ये एक सेकेंडरी इशू है, बट कानूनी कार्रवाई जेन्युइन होनी चाहिए। अगर वो जेन्युइन नहीं है तो अक्यूज को हम कन्विक्ट नहीं कर सकते। गॉट द पॉइंट ना? क्लियर हो गया? चले आगे। अरे स्माइल तो कर दो भाई, टेंशन मत लिया करो भाई, टेंशन बहुत लेते हो। चलो लिखो। जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट का और साइटेशन है सुदेश कौशिक वर्सेस सीबीआई, और जजमेंट की डेट है 8 दिसंबर 2022। क्लियर हो गया? पक्की बात है जी। चलिए साथियों, इस मामले में एक कंसर्न अक्यूज था जिसे कन्विक्ट किया गया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत। इसने जो है अपील दाखिल करी ऑनरेबल हाई कोर्ट में सेक्शन 374 सीआरपीसी के तहत। लिख लिया 374 सीआरपीसी। अब ये 374 सीआरपीसी क्या होता है कि जब भी आप कन्विक्ट होते हो तो वहाँ पर आपको एक राइट है अपील करने का, और ये राइट आपको देता है सीआरपीसी और उसका सेक्शन 374, जो कि ये प्रोविज़न इंकॉर्पोरेट करता है कि अगेंस्ट कन्विक्शन बी में फाइल एन अपील टू द हायर कोर्ट। अगर कन्विक्शन मजिस्ट्रेट ने किया है तो हम सेशंस कोर्ट में अपील कर सकते हैं, और कन्विक्शन सेशंस कोर्ट ने किया तो हम अपील हाई कोर्ट में कर सकते हैं। क्योंकि एंटी करप्शन के जितने भी कोर्ट्स हैं इनका दर्जा सेशंस कोर्ट्स के बराबर है, तो वहाँ पर हम अपील फाइल करते हैं बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट। क्लियर है? चले आगे, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, इसकी प्रेयर थी कि जो इम्प्यून ऑर्डर है कन्विक्शन का उसको सेटिस्फाइड किया जाए और मुझे एज़ पर लॉ जो है रेमेडीज़ प्रोवाइड की जाए। और यहाँ पर कंसर्न अक्यूज को सेक्शन 7 और सेक्शन 31D में जो है कन्विक्ट किया गया। क्लियर है? साथियों, प्रोसिक्यूशन का मामला क्या था कि कोई व्यक्ति है मिस्टर गगन करके, जो कि इस केस का परिवादी है। इसे कॉल्ड किया गया पीएस वसंत विहार में बाय द अपीलांट। तो हमको एक बात समझ में आती है कि जो कंसर्न अपीलांट है ये इस पर्टिकुलर पुलिस थाने में जो है कंसर्न आईओ की पोस्ट पर जो है काम कर रहा था, या कंसर्न एसएचओ की पोस्ट पर काम कर रहा था, या कोई अधिकारी होगा, पर इसने एज पर लॉ जो है कॉल किया कंसर्न कंप्लेनेंट को। क्लियर है? चलिए साथियों, मामला क्या था कि कोई कंप्लेंट जो है जो कंसर्न परिवादी है उसके विरुद्ध थी किसी व्यक्ति ने, जिसका नाम है एलिजाबेथ। क्लियर हो गया? तो इस पिक्चर में 3 लोग हैं, एक तो है परिवादी, दूसरा है कंसर्न अक्यूज्ड, और तीसरा है वो परिवादी जिसने रिपोर्ट दी है उस अक्यूज को, जिसके कॉन्सिक्वेंस में उस परिवादी को बुलाया गया जिसके द्वारा एंटी करप्शन की रिपोर्ट लॉन्च की गई। क्लियर हो गया? अब तो चले आगे। चलो फिर यार टेंशन मत लिया करो, फिर टेंशन ले रहे हो। सुनो भाई, उस केस के फैक्ट्स क्या थे, क्या क्या उसमें पॉइंट्स रखे गए, और कैसे अक्यूज जो है लड़ा टेक्निकली, और कैसे वो बच के निकल गया। तो आपको ये तो करना है, और करना क्या है। टेंशन मत लिया करो भाई, मस्ती में रहा करो और हंसते रहा करो, वैसे भी स्माइल करो भाई, पक्का? चलो चलते हैं। कंसर्न एसएचओ आस्क्ड द कंप्लेनेंट टू ज्वाइन द इंक्वायरी। उसने कहा कि भैया तो इंक्वायरी ज्वाइन कर। तो इसमें उसने क्या गलत काम कर दिया? एज पर लॉ है ना, इलीगल एक्ट का हो गया इसमें।
एंड टू कॉपरेट विद द अपीलेंट, और मुझे कॉपरेट कर। तो ये कहते हैं ना भाई, ये जो पैसे मांग रहा है, रिश्वत मांग रहा है, ये कहाँ साबित होता है? आप खुद सोचो। अगर कोई व्यक्ति किसी को बुलवा रहा है तो उसका कोई कारण तो होगा ना, कोई कॉज तो होगा ना। तो उसने एज पर लॉ जो है बुलवाया उसको, और उसने कहा कि भाई तू इन्वेस्टिगेशन इसमें कॉपरेट कर। द अपीलेंट आफ्टर हैविंग अ क्लोज मीटिंग विद SHO फॉर द फ्यू मिनट्स देन इन्फॉर्म द कंप्लेनेंट दैट ही शुड पे 12,000 टू हर इफ ही वांटेड टू फिनिश द केस एंड द सेम वुड बी पेड टू द SHO। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आई कि कंसर्न अपीलेंट ने ये कहा कि अगर केस क्लोज करना है तो आपको ये पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो देना होगा, ठीक है जी, और तभी जो है आप इस मुसीबत से बाहर आ पाओगे। और परिवादी कहना है कि मैं ये अमाउंट देना नहीं चाहता हूँ, ये रिश्वत का अमाउंट है, और इसलिए मैं रिपोर्ट करता हूँ, इसको जो है ट्रैप किया जाए। और यही आपकी रिपोर्ट में भी होता है ना भाई, होता नहीं होता है, बोला था करो भाई। पर मुझे कैसे मालूम पड़ा कि आप लोग जो है बोलना चाहते हो? नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें लिखो भाई अपनी एक एक बात को, होगी अगर आपके कमेंट्स में कोई लॉजिक है, कोई रीजनिंग होगी, तो मैं डेफिनेटली जब वीडियोस बनाऊंगा तो उसे भी कंसिडर करूंगा, और आपका नाम जरूर लूँगा मैं, इसे लिखा करो, ठीक है ना, ताकि मेरा और आपका कम्युनिकेशन जो है बराबर रहे। मिस्टर AK पांडे इंस्पेक्टर प्रोकर्ड द प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेसेस, जो ये करते ही हैं कि 2 विटनेस आ जाओ भाई, बैठो, कार्रवाई करनी है हमको, जिनके नाम सो एंड सो है। और उसके बाद प्री ट्रिप की जो है फॉर्मेलिटीज़ कर ली, और ब्राइब अमाउंट जो है उसको फिनोक्सिलिन पाउडर से इन्होंने ट्रीट विद किया, जो एक बेसिक प्रोटोकॉल है। और उसके बाद जो परिवादी की शर्ट थी उसकी पॉकेट में इसको रख दिया। अब एक बात नोट करने की, जो परिवादी है ना, इसकी जो शर्ट होती है इसको फॉरेंसिक के लिए नहीं बेचते, और फिनोक्सिलिन पाउडर और सोडियम कार्बोनेट आर नॉट कंक्लूसिव टेस्ट, इसको भी आप नोट रखो। और ये बार बार कहा है GD मेरा स्वामी के अंदर, बट समझाए कौन? आपको बोलना पड़ेगा भाई कोर्ट जाके। और ये पार्टिकल को मैच ही नहीं करते हैं कि रियल स्थिति क्या है, सिर्फ आए कि साहब ये टेस्टिंग कर दो, रिपोर्ट आ गई और कर दो प्रोसिक्यूशन, बट रियल क्या है? क्या कोई ऐसी गलती आपसे हुई है जिसका आप कॉन्सिक्वेंस फेस कर रहे हो? तो आंसर हमेशा आपको नहीं मिलेगा। क्लियर है? चले आगे, चलिए। ही वॉज डायरेक्टेड टू हैंड ओवर द अमाउंट, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप अंडरलाइन कर लो। भाई तुम को डायरेक्शन दे रहे हो उसको कि तू उस अमाउंट को हैंड ओवर करे और इंस्टिगेट करे डिमांड के लिए, क्योंकि मैंने अधिकांश केस देखे हैं कि जहाँ पर आप नहीं मांग रहे हो, परिवादी आपको प्रोवोक कर रहा है कि भैया पैसे ले लो, मैं सर ले आया, सर अभी दे दूँ क्या? तो इसका इंडिकेटिव क्या है कि परिवादी देना चाहता है और आप लेना नहीं चाहते हो। तो अल्टीरियर मोटिव कहाँ दिख रहा है? परिवादी के पार्ट पे। तो इसको हाईलाइट करा करो, जल्दबाजी में बहस मत करा करो, एक एक पॉइंट को हाईलाइट करो, मज़ा आता है बहस करने में, करा करो भाई, तभी आपको जो है सीखने को मिलेगा। ऑन द स्पेसिफिक डिमांड नॉट अदरवाइज, तो एक चीज़ आप नोट कर लो कि डिमांड जो है एसेंशियल एलिमेंट है, साइन क्वा नॉन है फॉर द प्रोसिक्यूशन। अगर डिमांड नहीं है तो प्रोसिक्यूशन भी नहीं चलेगा। क्लियर हो गया? चलो आगे चलिए साथियों। फिर क्या हुआ कि जो ये मिस्टर सूरज भान था, जिसको बुलाया था इन लोगों ने कि भैया आजा, यू हैव टू एक्ट एज ए इंडिपेंडेंट विटनेस, तो ये एज अ शैडो विटनेस जो है ज्वाइन हो गया, और उसको कहा कि भाई तू साथ रहना परिवादी के, और जो कुछ इनकी बातचीत हो रही है तो सुनते रहना, क्योंकि भाइयों इनका आजकल तो टेप रिकॉर्डर काम ही नहीं करता है। मैंने कई जगह देखा है टेप रिकॉर्डर बंद हो जाते हैं, और टेप रिकॉर्डर ठीक है भी तो वो प्रॉपर प्रोसेस नहीं हो पा रहे, और लेबोरेटरी में कई बार ये रिपोर्टें भी आ रही हैं कि आपका ऑडियोमेट्री फेल हो गया, या आपका जो है फॉरेंसिक एग्जामिनेशन जो है वो फेलियर हो गया। तो कहें क्या, केस बनाना तो पड़ेगा। तो खैर यहाँ पर क्या करते हैं कि एक गवाह को रखते हैं कि भाई तुम देखो एग्जैक्टली क्या बातचीत अंदर हो रही है परिवादी और अक्यूज के बीच में, और उस पूरे ट्रांजेक्शन को देखो अगर पॉसिबल हो। ही वॉज डायरेक्टेड टू गिव अ सिग्नल बाय अप्रोप्रिएट मीन्स, कि इस तरह से आपको जो है सिग्नल देना है, और जैसे ये पैसे लेता है और आप सिग्नल करते हो, हम आके इसको जो है ट्रैप आउट कर लेंगे। तो ये तो हो गया प्लान्ड गेम। एविडेंस जो है भाई क्रिएट हो रही है, करेक्ट तो कहीं हो ही नहीं रही है। समझ रहे हो मेरी बात को आप? मतलब समझा के भेज रहे हैं, जैसे तुम्हें ये काम इस तरह से करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। तो भाई चाहते क्या हो? ये फिर क्राइम थोड़ा ना हुआ, ये तो ऑर्गेनाइज प्लान हो गया प्रोसिक्यूशन का, कि इस तरह से हम इसको पकड़ेंगे। शिकार होता है ना भाई, जंगल में शेर का, ऐसे शिकार करते रहते हैं आपका, करो, हम तो बैठे हैं इसलिए करो, कोई तकलीफ नहीं है। पर आपको यहाँ पर इन एलिमेंट्स को ध्यान में रख के चलना है कि जिस तरह से प्रोसिक्यूशन चल रहा है उसके स्टेप्स क्या हैं और उस स्टेप पर हिट आउट करना है, तो वहाँ पर आप निकलने की जो है स्थिति में रहते हो। क्लियर हो गया? चलिए इसके साथ साथ इन्होंने क्या करा कि एक डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर लिया,
सैमसंग कंपनी का, और ये जो है पकड़ाया परिवादी को, और ये कहा कि आप संपर्क करो अक्यूज से ऑन इस मोबाइल फ़ोन और इस कन्वर्जेशन को जो है रिकॉर्ड करो। क्लियर है? अब वापस बात समझना मेरी आप कि अक्यूज की कोई डेलिबरेटनेस नहीं है, अक्यूज फ़ोन नहीं कर रहा है, जबकि फ़ोन करना चाहिए अक्यूज को, या तो परिवादी फ़ोन कर रहा है कि तो भाई इसको फ़ोन कर और इसको रिकॉर्ड कर। क्लियर है? दिस कन्वर्सेशन फ्रॉम डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर वॉज ट्रांसफर्ड टू अ ब्रांड न्यू ऑडियो कैसेट ऑफ सो एंड सो कंपनी बाय मिस्टर सो एंड सो एंड वॉज सील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेस। फिर ये रिकॉर्डिंग हो गई, रिकॉर्डिंग को उन्होंने किसी पर्टिकुलर स्टोरेज डिवाइस में जो है स्टोर कर दिया और उसके बाद उसको सील मोर कर दिया। पर यहाँ पर सील इंप्रेशन नहीं बनते हैं, एक इनका मेजर फॉल्ट रहता है, उसको भी आपको देखना है। इसके अलावा जो ये फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका हैश वैल्यू हुआ या नहीं हुआ, उसका फॉरेंसिक हुआ या नहीं हुआ, उसको फॉरेंसिक के लिए भेजा या नहीं भेजा, ये चीज़ तो होती नहीं है। इनका फोकस है फेनोल्फिनीन पाउडर पे और सोडियम कार्बोनेट पे, जबकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को प्रॉपरली प्रिजर्व करने पर ये जोर ही नहीं देते हैं। क्लियर अब तो ये पॉइंट आपको नोट रखना है। और उसके बाद ये वॉइस रिकॉर्डर जो है फर्दर जो है दिया गया ताकि जो अग्रिम कार्रवाई है उसमें इसका स्क्यू लेकर अक्यूज को जो है एफिशिएंटली ट्रैप कर सकें। ठीक है जी। और विटनेस जो है उसको अकम्पनी कर रही थी, बट किसी भी विटनेस ने ट्रांजेक्शन को ना देखा ना सुना, सारी बातें चल रही हैं हवा के अंदर। और अब सारा जोर जो है वो आ गया रिकॉर्डर के ऊपर, क्योंकि एंटी करप्शन मैटर में एक रिसेंट लीगल पोजीशन है झारखंड हाईकोर्ट की कि जो कंसर्न परिवादी है ही इज़ एन इंटरेस्टेड विटनेस। तो जब तक सस्टेनिंग एविडेंस ना हो तब तक आगे मत बढ़ो। क्लियर हो गया? चले आगे, चलिए। फिर प्री ट्रैप कंप्लीट होने के बाद टीम ने जो है फर्दर वर्कआउट शुरू करा, और उसके बाद परिवादी ने जो है संपर्क किया अक्यूज से, और अक्यूज ने उसे ये कहा कि एक स्थान है वहाँ पर आप पहुँच जाओ। और कंसर्न्ड अपीलेंट ने फिर संपर्क किया इससे, ऐसा कहना है प्रोसिक्यूशन का, और कहा कि आप एक बस स्टैंड पर आ जाओ जो कि नियर पड़ता है थाने से। और सभी मेंबर जो है इंक्लूडिंग कंप्लेनेंट और इंडिपेंडेंट विटनेस जो है ये लोग पहुंच गए उस स्थान पे जो कंसर्न अक्यूज ने जो है बताया, ऐसा इनका कहना है। उसके बाद अक्यूज भी वहाँ पर आ गया, वो परिवादी से मिला, और उसके बाद दोनों जो है एक कॉफ़ी शॉप पर चले गए। और उसके बाद द अपीलेंट गॉट द सिग्नेचर ऑफ कंप्लेनेंट ऑन द लेटर कंप्लेंट ऑफ एलिजाबेथ एंड कैप्ड द सैड लेटर इन हिज पर्स और हैंडबैग। कि जो मामले में राजीनामा की बात हुई थी इंसेप्शन पे, क्योंकि रियल तो स्टोरी वही थी कि इन दोनों के बीच राजीनामा की बात हो गई थी, और उसने कहा कि अमाउंट जो है आप दे देना एसएचओ साहब को और मैं अमाउंट जो है इनसे ले लूँगा। बट यहाँ स्टोरी क्या घुमा दी उसने कि एसएचओ जो है तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, और अल्टीमेटली रिश्वत की मांग कर रहा है। तो जब ये सीक्वेंस घुमा तो उससे क्या मालूम पड़ा कि वो एक लेटर लेकर आया जो कि साइन था बाय परिवादी, और उस पर साइन हो गए इसके भी, और उस लेटर को कंसर्न अक्यूज ने जो है अपनी पर्स में या अपने हैंडबैग में जो है डाल लिया। और इनका फिर कहना है कि उसने फिर जो है अमाउंट को डिमांड किया बाय गेस्चर्स, और उसके बाद इसे अमाउंट दिया गया, फिर रंगे हाथों पकड़ा गया, और अल्टीमेटली इसके जब हाथों को डिप किया गया तो पिंक कलर सॉल्यूशन जो है निकल कर आया। और इसके बाद सैम्पलिंग प्रोसीजर हुए, और प्रोसिक्यूशन के लिए फाइल को जो है आगे प्रोसेस किया गया, जिसके तहत हैंड वॉश को जो है CFSL भेजा गया, जिसमें फेनोल्फिनीन पाउडर और सोडियम कार्बोनेट का जो है टेस्ट पॉजिटिव आया, और रिकॉर्डेड कन्वर्जेशन को भी जो है FSL के लिए भेजा गया फॉर वॉइस एनालिसिस स्पेक्ट्रोग्राफ ऑफ द अपीलेंट विथ द कंसेंट सो दैट द वॉइस कुड बी कन्फर्म। और जो मोबाइल फ़ोन यूज़ वगैरह हुए थे बाय अपीलेंट वॉज इन द नेम ऑफ संतोष कुमार था, और उस मोबाइल को भी ये अक्यूज जो है यूज़ कर रहा था, और इस संबंध में जो कंसर्न व्यक्ति है संतोष कुमार, उसके बयान भी जो है रिकॉर्ड किए गए ताकि कनेक्टिंग एविडेंस जो है फाइल पर पेश की जा सके। क्लियर होगा? चलिए आगे चलते हैं अपन। साथियों उसके बाद जो है ट्रायल स्टार्ट हुआ, प्रोसिक्यूशन के गवाहान स्टार्ट हुए, अक्यूज़ ने जो है उनसे जिरह किया, और अल्टीमेटली अक्यूज़ के स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड किए गए सेक्शन 313 CRPC में, और अक्यूज़ ने जो है अपने डिफेंस विटनेस भी जो है पेश किए। उसके बाद ट्रायल कोर्ट ने जो है अक्यूज़ को कन्विक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि अक्यूज़ ने इनलीगल डिमांड करी है, और जिसके कॉन्सिक्वेंट में प्रोसिक्यूशन की एविडेंस जो है पूरे ऑफेंस को प्रूव कर पाई है, एंड अल्टीमेटली ही फाउंड गिल्टी ऑफ सेक्शन 7 एंड सेक्शन 13(1)(d) ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। क्लियर हो गया? गॉट द पॉइंट? चलो आगे, चलिए।
अब साथियों मैं आ रहा हूँ तर्क के ऊपर कि क्या क्या तर्क जो है दिए गए ऑनरेबल हाई कोर्ट में, और इसको बनाया करो पार्ट ऑफ प्लीडिंग का, पार्ट ऑफ आर्गूमेंट, जो आप नहीं बनाते हो। तर्क नंबर 1 कि इस केस में कोई इंडिपेंडेंट विटनेस जो है एग्जामिन नहीं हुए हैं, और जो विटनेस है ये शैडो विटनेस है, क्योंकि जो भी विटनेस अकम्पनी करते हैं ट्रैप प्रोसीडिंग्स को और उनके इंस्ट्रक्शंस पे काम करते हैं, ये ट्रस्टवर्दी नहीं है, ये वॉलंटरी डिपोज नहीं कर रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। जबकि सीआरपीसी की स्कीम क्या है कि जब भी कार्रवाई होगी तो गवाह हमेशा इंडिपेंडेंट होंगे। उनका कहना यह कि ऑल द टेस्ट आफ्टर ट्रैप वर कंडक्टेड इन द रूम ऑफ कंसर्न मैनेजर, नीदर द मैनेजर नॉर एनी मेंबर प्रेजेंट एट द सो एंड सो प्लेस, एंड उनको जो है विटनेस भी नहीं बनाया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि जहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं जिस प्रेमाइसिस में, अगर वो प्रेमाइसिस प्राइवेट है या किसी और की है, तो वो कंसर्न व्यक्ति जिसकी प्रेमाइसिस में ये टेस्ट हुए हैं उसको गवाह बनाना चाहिए था, और उसके साइन कंसर्न फ़र्द पर लेने चाहिए थे, ताकि फ़र्द जेन्युइन है इसको हम साबित कर सकें। पर ऐसा कोई भी स्टेप ब्यूरो ने नहीं लिया, जो कि अपने आप में इंडिकेटिव है कि ट्रैप जो है वो मैनिपुलेटिव है। क्लियर है? चलो आगे चलिए। साथियों का ये भी तर्क कि सैंक्शन जो है वो विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, और ये बैड इन लॉ है, क्योंकि एंटायर मटेरियल ना तो प्लेस हुआ और ना ही उन्होंने कंसिडर किया। केवल सरमाइसिस पे और कंजेक्टर पे और अंडर प्रेशर जो है ये सैंक्शन जारी कर दी गई है, और ये सैंक्शन इनवैलिड है, और उन्होंने कई निर्णयों पर जो है रिलाई किया, जिसमें रिसेंट जजमेंट जो है वो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वर्सेस अशोक कुमार अग्रवाल का। ये बहुत जगह रिलाई अभी किया जा रहा है। क्लियर है? उनका ये भी कहना है कि ओरिजिनल रिकॉर्डिंग डिवाइस जो कि यूज़ होता है ट्रैप प्रोसीडिंग, वो कोर्ट में जो है प्रोड्यूस नहीं हुआ, और जो कॉपीज़ है सीडीआर की जो कि पर्टेनिंग है टू द टेलीफोन नंबर एलिजली सीज्ड फ्रॉम द अपीलेंट वॉज नीदर सर्टिफाइड और ऑथेंटिकेटेड इन द मैनर रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 65B ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। ये पॉइंट आउट करा उन्होंने लेगुनास। और उनका ये भी कहना है कि शैडो विटनेस जो है इस केस में वो एग्जामिन नहीं हुई है, और उनका कहना है कि जो गवाह है खासकर परिवादी और ट्रैप लेइंग ऑफिसर, इनके बयानों में जो है गंभीर विरोधाभास है, और ये विरोधाभास प्रोसिक्यूशन जो है एंड तक स्पष्ट नहीं कर पाया। क्लियर हो गया? चलो आगे चलिए। उनका ये भी कहना है कि प्रोसिक्यूशन जो है वो डिमांड को इस्टेब्लिश नहीं कर पाया, जो कि साइन क्वा नॉन है, आवश्यक है। जब तक वो साबित नहीं होगा हम अक्यूज को कन्विक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? अब यहाँ पर रेस्पोंडेंट ने जो है इसका विरोध किया, और वही घिसी पिटी बातें कि सब कुछ हमने जेन्युइन किया है, और ट्रायल कोर्ट का कंक्लूजन जो है बिल्कुल जेन्युइन है, एंड अक्यूज को जो है वो राइटली कन्विक्ट किया गया। अब यहाँ पर शुरू हुआ फिर एनालिसिस। ये स्टेप आप मिस करते हो। जब कोर्ट्स खुद एनालिसिस कर रही हैं तो आपको दिक्कत क्या आ रही है एनालिसिस करने में। यहाँ पर एनालिसिस क्या करा कोर्ट ने? सबसे पहले कोर्ट किया सेक्शन 7 को, पब्लिक सर्वेंट टेकिंग इलीगल ग्रेटिफिकेशन अदर देन लीगल रिन्यूमरेशन। इसको आप लिख लो। और बेसिक एलिमेंट क्या है कि पब्लिक सर्वेंट शुड बाय करप्ट और इनलीगल मीन्स ऑब्टेन फॉर हिमसेल्फ और फॉर एनी अदर पर्सन, ठीक है, एनी वैल्यूएबल थिंग और पेक्यूनरी एडवांटेज। और वो अपनी ऑफिशियल पोजीशन को मिसयूज करता है और ऑब्टेन करता है कोई पेक्यूनरी एडवांटेज को, और वाइल होल्डिंग ऑफिस एज अ पब्लिक सर्वेंट ऑब्टेन फ्रॉम एनी पर्सन एनी वैल्यूएबल थिंग और पेक्यूनरी एडवांटेज। तो उस पर्सपेक्टिव में वो जिम्मेदार होगा, और उस पर सेक्शन 7 की कार्रवाई की जा सकती है। तो कुल मिला के बात क्या है कि करप्ट और इनलीगल मीन्स और मिसकंडक्ट फाइल पर होना चाहिए। क्लियर हो गया? पक्की बात है ना जी? स्माइल करो भाई, क्यों टेंशन लेते हो? चलें अपन तो आगे यहाँ से चलिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि प्रिजम्पशन यद्यपि है, पर प्रिजम्पशन ड्रॉ करने के लिए एविडेंसेस को रखना होगा। अगर प्रोसिक्यूशन अपना बर्डन डिस्चार्ज करता है तो वहाँ पर कॉन्ट्री प्रूव करना है अक्यूज को, पर इसके लिए फॉर्मूला बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं है। इसके लिए फॉर्मूला क्या है? प्रिपोर्टेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी, संभावना के आधार पर। अब यहाँ पर कोर्ट ने एक बात लिखी है अपने जजमेंट के अंदर कि द फर्स्ट इशू बिफोर द कोर्ट इज दैट वेदर द सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन इज वैलिड इन लॉ और नॉट। ये कोर्ट को तय करना था। जिस संबंध में कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जो है नोट कीजिए। सबसे पहले अपन आ रहे हैं फैक्ट्स के ऊपर, ठीक है ना? आप लिख लीजिए, आफ्टर द ट्रैप एंड अरेस्ट ऑफ द अपीलेंट द रिक्वेस्ट लेटर सीकिंग सैंक्शन वॉज इशूड टू द कंसर्न डिपार्टमेंट बाय CBI. The concerned authority in the testimony deposed that the request letter for CBI for grant of sanction was received. और उसके अकॉर्डेंस में जो है सैंक्शन जारी की गई है, पर जिरे में उसने एडमिट किया कि उसे एक ड्राफ्ट सैंक्शन भी मिली थी विद द रिक्वेस्ट लेटर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ड्राफ्ट सैंक्शन अथॉरिटी की जो निष्पक्षता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात साथियों यहाँ पर क्या आई कि परजुएंट देयर ऑफ, इसके
कॉन्सिक्वेंस में सैंक्शन को जो है जारी किया गया और उसकी कॉपी को जो है सप्लाइड किया गया। अगर पेरूज करते हैं सैंक्शन ऑर्डर को इन द लाइट ऑफ टेस्टिमनी, इट शोज दैट द ऑफिस कॉपी ऑफ द सेट सैंक्शन ऑर्डर वॉज प्रिपेयर्ड। साथियों का ये भी आर्गूमेंट था कि इन दिस रिगार्ड इट इज़ आर्ग्यूड दैट कि CFS रिपोर्ट जो है वॉइस को लेकर ये प्राप्त हुई है सैंक्शन अथॉरिटी को 14 अक्टूबर 2004 को, जबकि ये प्रिपेयर हुई है 15 अक्टूबर 2004 को, वन ऑफ फैब्रिकेशन, और ये कलेक्ट करी IO ने 2/11/2004 को, मच आफ्टर द सैंक्शन ऑर्डर केम इनटू एग्जिस्टेंस, जो कि सैंक्शन ऑर्डर के फोर्स में आने के बाद की स्थिति है, जो अपने आप में ही सैंक्शन ऑर्डर पर डाउट क्रिएट करती है कि उसने मटेरियल कंसिडर ही नहीं करा। इट इज़ आर्ग्यूड दैट कि ट्रांसक्रिप्शन जो है ऑफ द कॉन्वर्सेशन वॉज प्रिपेयर्ड ऑन 16/11/2004 बाय IO सो एंड सो एज डिपोज्ड इन द क्रॉस एग्जामिनेशन, और ये डॉक्यूमेंट भी जो है शो नहीं किए गए सैंक्शन अथॉरिटी को ताकि उस मटेरियल पे उसका क्या कहना है, उसकी ओपिनियन जान सकें। इट इज़ इंडिकेटिव दैट सैंक्शन इज गिवन इन साइक्लोस्टाइल मैनर। क्लिक हो रहा है ना आपके दिमाग में भी, तो यही आपको आर्ग्यू करना है। इसके अलावा उन्होंने मोहम्मद इकबाल वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के लॉ पे भी जो है रिलाई किया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिविंग सैंक्शन इज नॉट अ मियर फॉर्मेलिटी, द अथॉरिटी मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट इट इज़ अ फिट केस फॉर ग्रांट ऑफ सैंक्शन। अगर वो नहीं है तो सैंक्शन अकॉर्ड नहीं होगी। क्लियर हो गया। इसके अलावा CBI वर्सेस अशोक का निर्णय भी इंपॉर्टेंट है, वहाँ भी ये साफ कहा गया है, और अभी कई डिपार्टमेंट भी हैं सरकार के जहाँ पर उसको इम्पेरेटिव कर दिया कि भाई सैंक्शन अथॉरिटी को माइंड अप्लाई करना है और सेटिस्फाई करना है कि सैंक्शन के लिए केस है या नहीं है। अब साथियों कोर्ट का क्या कहना है कि दिस कोर्ट इज अनेबल टू एग्री एंड टू एक्सेप्ट द व्यू ऑफ द कंसर्न ट्रायल कोर्ट। The argument on observation are meritless since in a criminal law nothing can be left on presumption. If document is placed on the record, it should be the speaking order. If it is not, then it is totally illegal and the proceedings are liable to be discarded. क्लियर है? ये कोर्ट ने जो है अपना मत दिया है। हालांकि कोर्ट ने एक बात लिखी है कि सेक्शन 19(3)A ये कहता है कि अगर कोई इलीगलिटी भी है, यहाँ पर तो महत्वपूर्ण बात क्या है कि कोर्ट ने हालांकि एक बात लिखी है सेक्शन 19 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज A की लाइट में कि अगर कोई फाइंडिंग या सेंटेंस या ऑर्डर गलत भी है तो इस आधार पर जजमेंट को जो है रिवर्स नहीं किया जाएगा। क्लियर है? तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? अ फेलियर ऑफ जस्टिस मस्ट बी ओकेजन। ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस पर एक लॉ है बॉम्बे हाईकोर्ट का, पर इन्होंने भी इस बात को एम्फेसाइज किया। और इसके अलावा प्रकाश सिंह बादल का निर्णय है, उसको भी रिलाई किया। और mere irregularity, omission or irregularity in sanction is considered as fatal only when a failure of justice has been occasioned. ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जो है नोट कर लो। तो कोर्ट ने लिखा कि ऑन दिस ग्राउंड mere irregularity in sanction could not be a sole ground to claim the acquittal. इसको भी जो है आप नोट रखो। फिर कोर्ट ने जो है किसको सुना? मेरिट्स के ऊपर, और वो मेरिट्स क्या थी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोर्ट का कहना है कि यहाँ पर मटेरियल कॉन्ट्रडिक्शन है टेस्टिमोनीज के अंदर, जो कि डाउट जो है वो क्रिएट करते हैं। इसके अलावा ये आर्ग्यू भी किया गया कि मटेरियल कॉन्ट्रडिक्शन जो है जिसके आधार पर कोई भी स्पष्टीकरण प्रोसिक्यूशन नहीं दे पाया, और ये एग्जिस्ट करते हैं इन द स्टेटमेंट ऑफ कंप्लेनेंट, ट्रेबलिंग ऑफिसर एंड द शैडो विटनेसेस विद रिगार्ड टू द ट्रैप प्रोसीडिंग। जो पॉइंटेड उन्होंने किया है कि कंप्लेनेंट ने स्टेट किया है कि he was called by the appellant on 8/4/2004 asking him to take back his article which were deposited by Elizabeth. However, PW2 has approached the appellant only on 9/4/2004 to give back the article. Thus, the said statement of the complainant is totally false. इसको आप लिख लो, अंडरलाइन कर लो कि जो फैक्ट रखा है परिवादी ने कि मुझे इस तारीख को बुलाया गया और मुझसे रिश्वत की जो है मांग की गई, जबकि इस तारीख को उसको बुलाने का कोई प्रयोजन था ही नहीं। उसको किसी और डेट पे जो है बुलाया गया जिसकी पुष्टि स्वयं दूसरा गवाह भी जो है केस में कर रहा है। उसका यह मत था कि जो रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं जिसके अनुसार ट्रेबलिंग ऑफिसर ने डिपोज किया कि शैडो विटनेस हैज़ गॉन टू द कॉफ़ी हाउस अलॉन्ग विद द कंप्लेनेंट एंड अपीलांट इन द कंप्लेनेंट्स मारुति कार। ऑन द कॉन्ट्री जो परिवादी है वो अपने बयान में कहता है कि वो ही सिर्फ अक्यूज से मिलने गया था। तो इस आधार पर यह विरोधाभास जो है गंभीर दिखाई देता है, और टीम ने जो है उसको केवल फॉलो किया। और सेम जो है स्टेट किया बाय शैडो विटनेस इन हिज स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 ऑफ CRPC, बट ही एक्सपायर्ड। और शैडो विटनेस जो है कोर्ट में एग्जामिन नहीं हो पाया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अ शैडो विटनेस इन एनी केस मस्ट बी इन अ पोजिशन टू डिपोज नॉट ओनली रिगार्डिंग द पासिंग ऑफ मनी
बट ऑल्सो द कॉन्वर्सेशन बिटवीन द अक्यूज्ड एंड द कंप्लेनेंट। अगर कोई एफिशिएंट टेस्टिमनी रिकॉर्ड पे नहीं है और उसकी प्रेजेंस को सिक्योर नहीं किया गया है तो वो मियरली हेयर से एविडेंस है, उसकी टेस्टिमनी पर रिलाई सब्सिक्वेंटली भी नहीं किया जा सकता। यहाँ पर शैडो विटनेस वॉज सपोज टू बी विद द कंप्लेनेंट, जबकि वो नहीं है तो जो बेसिक कॉन्वर्जेशन है वो प्रूव ही नहीं हो पाया और जो बेसिक ट्रांजेक्शन हुआ है वो यहाँ प्रूव नहीं हो पाया। साथ ही उन्होंने एक विरोधाभास जो है और भी बताया कि जो कंसर्न अक्यूज्ड है, जब उसने पैसा लिया, उसको टीम ने पकड़ लिया तो उसे कमरे के अंदर ले गए, जबकि ट्रैप लेइंग ऑफिसर ऐसी बात को मना करता है। वो कहता है कि किसी भी रूम में लेकर जो है हम नहीं गए। साथियों, इस केस में किसी भी ऐसे गवाह को एग्जामिन नहीं कराया गया जो इस बात की पुष्टि कर सके कि इमीडिएटली आफ्टर द ट्रैप रिकवरी जो है एफिशिएंट हुई हो और उसके बाद उसे कमरे में लेके गए हों और रिमेनिंग टेस्ट को जो है परफॉर्म किया हो। जब बेसिक फाइबर ही प्रूव नहीं है तो उस आधार पर हम अक्यूज को दोष सिद्ध नहीं मान सकते। क्लियर हो गया? चलिए साथियों, कोर्ट का कहना है कि ये स्थितियां जो है इस केस में डाउट क्रिएट करती हैं क्योंकि आपने जो मटेरियल विटनेस है उसको एग्जामिन नहीं कराया और इसके अलावा जो केस है उसमें विरोधाभास भी जो है यहाँ पर क्रिएट होता है। तो ये स्थितियाँ जो है पक्ष में मानेगी डिफेंस के और खिलाफ मानेगी प्रोसिक्यूशन के। क्लियर हो गया? चलें आगे जी। चलिए, द डिमांड वॉज मेड ऑन बिहाफ ऑफ SHO PS बसंत विहार to left of the complainant and even the statement of SHO has not been recorded for the reason best to the prosecution। ये इंपॉर्टेंट बात है कि अपीलांट ने SHO के बिहाफ पर पैसे मांगे, ना तो SHO एग्जामिन हुआ है और ना ही SHO मुलजिम है। तो ये भी एक डाउट जो है क्रिएट करता है केस में कि कनेक्टिंग एविडेंस जो है मिसिंग हो रही है। और डिमांड को लेकर कोर्ट ने A सुबीर बनाम स्टेट ऑफ केरला, राकेश कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश और कई कानूनों को जो है कोर्ट किया और ये स्पष्ट किया कि डिमांड जो है वो साइन qua नॉन है। इसके अलावा एक्सेप्टेंस भी वॉलंटरी होना चाहिए। अगर डिमांड और एक्सेप्टेंस वॉलंटरी नहीं है तो वहाँ पर हम किसी भी रूप में दोष सिद्ध नहीं कर सकते। एज पर प्रोसिक्यूशन द अपीलेंट हैज़ डिमांडेड ₹12,000 फ्रॉम द कंप्लेनेंट ऑन सो एंड सो डेट। द अमाउंट इज टू बी पेड टू द SHO ऑल्सो, ताकि परिवादी को जो है ड्रॉप कर सकें। पर जो कि लिखा गया कि स्टेटमेंट जो है SHO के ना तो रिकॉर्ड किए गए ना ही वो मुलजिम है, तो केवल अवरमेंट से कोई व्यक्ति मुलजिम नहीं बन जाएगा। इट इज़ पर्टिनेंट टू मेंशन हियर दैट द कंप्लेनेंट वाज ग्रांटेड एंटिसिपेटरी बेल बाय दिस कोर्ट इन कनेक्शन विद FIR नंबर सो एंड सो एंड द कंप्लेनेंट वाज डायरेक्टेड नॉट टू विजिट द जुरिडिक्शन ऑफ PS बसंत विहार एंड सेम हैज़ बीन एडमिटेड बाय कंप्लेनेंट इन हिज क्रॉस एग्जामिनेशन। It is argued that the counsel for the appellant that the complainant disobeyed the order and entered the jurisdiction only with sole intention to falsely implicate the appellant herein, as he had grudge against the appellant on account of SHO PS बसंत विहार scolding the complainant before his mother। ये इंपॉर्टेंट है कि जो ये कंसर्न कंप्लेनेंट है ये दूध का धुलावा नहीं है, इसके खिलाफ भी केस था, इसको पाबंद किया गया भाई इस थाने पर एंटर नहीं होगे, पर चूंकि इसने कंडीशंस को वॉयलेट किया, इसको बुलाया गया और उसके बाद जब कंसर्न SHO ने इसकी बेइज्जती करी तो उसका बदला लेने की नीयत से इसने ये एक फॉल्स ट्रैप जो है ऑर्गेनाइज कर लिया। तो ये डिफेंस भी कोर्ट को जो है प्रोबलाइज दिखा। When the relief has been granted to the complainant by the court, जब इसको रिलीफ ही मिल गया है तो कोई पेंडेंसी जो है दिखाई नहीं देती है और कोई मोटिव जो है क्राइम का दिखाई नहीं देता है। और यहाँ पर कोई भी कारण ये नहीं दिखाई देता है कि उसको जो है ड्रॉप क्यों किया जाएगा जब वो रेमेडी ऑलरेडी ले चुका है। साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट बात इन्होंने जोर दिया सेक्शन 20 के ऊपर और स्पष्ट किया कि प्रिजम्पशन तब तक ड्रॉ नहीं होगा जब तक कि बेसिक एलिमेंट प्रोसिक्यूशन प्रूव ना करते हैं। यहाँ बेसिक एलिमेंट जो है लैक कर रहे थे तो कोर्ट ने प्रिजम्पशन भी ड्रॉ नहीं किया। तो कोर्ट का लिखना ये था कि जो भी स्टोरी वो लेकर आ रहा है ना तो वो प्रूव कर पा रहा है ना ही वो सपोर्ट करवा पा रहा है और ऑन द कॉन्ट्री देयर आर मेजर कॉन्ट्रडिक्शन। तो इन बातों को देखते हुए कोर्ट ने ये माना कि ये स्थितियाँ फर्टल है प्रोसिक्यूशन के लिए और अक्यूज को जो है बरी कर दिया। तो साथियों, मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जब आप लोग तैयारियाँ करते हो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की केसेस की, तो सबसे पहले अपने केस में आप खुद एनालिसिस करो चार्जशीट को और कौन से पॉइंट आपको कमज़ोर दिखते हैं उसको आप हाईलाइट करो, कौन से पॉइंट मजबूत दिखते हैं उसको हाईलाइट करो और उसके बाद उस पर एक रिसर्च करो, उसके बाद एक प्रॉपर इनपुट्स करो, प्रॉपर ड्राफ्टिंग करो, सब कुछ लिख के ले जाओ। अंदर जाकर आपको कोई भी सक्सेस नहीं मिलेगी अगर आपका होमवर्क बाहर नहीं है। आपको रूलिंग्स प्लस उसके इनपुट्स, इसके अलावा उसके सबमिशंस को लिखित में रेडी रखना होगा, अदरवाइज़ हम पार नहीं पा पाएंगे। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, देखो अगर बरी होना है तो, अदरवाइज़ कुछ रिजल्ट नहीं निकलेगा। जैसे इसने मेहनत करी, चेन को जोड़ा और ये प्रूव कर दिया कि जो प्रोसिक्यूशन का सजेशन है, ये जो थ्योरी है वो गलत है।
तो साथियों घबराने का नहीं है, सिर्फ हमें लड़ना है और हम निश्चित तौर पे जीत जाएंगे। ठीक है ना। तो साथियों अगर आपको ये बात समझ में आई, टॉपिक अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।